दो न्यू टर्म सीखे। पहला टर्म था एक्सियल पोजीशन क्या होता है, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। ठीक है, अब एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग अलग अलग एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पी एज्यूम किए और उस पॉइंट पी पे हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किए और फाइनली वो वैल्यू हम लोगों को मिला। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख पाऊँ तो हम लोगों को ई एक्सियल मिला। अगर आप लोगों को याद हो तो के 2p अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये किसके लिए था, शॉर्ट डाइपोल के लिए था। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल क्या मिला हम लोगों को, ई इक्वेटोरियल क्या मिला, के टी अपॉन एक्स क्यूब। और इसी दो रिलेशन से हम लोगों को एक थर्ड रिलेशन मिला, ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो कल की क्लास में ये सारा डिस्कशन हुआ था और मेनली मैंने कहा था कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही शॉर्ट हो, 12 का वैल्यू बहुत छोटा हो, तो वो क्या होगा, डायपोल बनाएगा, राइट। और पी क्या था, डायपोल मोमेंट था। कल के क्लास में सीख के आप लोग भूल गए, पी क्या है, डायपोल मोमेंट। और पी का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू, अगर आप लोगों को याद हो, क्यू इंटू 2l। पी का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू 2l। पी का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पी का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो कल के क्लास में मैंने इस तरह से डिफाइन किया था, ये एक्सियल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये लाइन क्या था, एक्सियल पोजीशन था। ठीक है, इधर भी ले सकते हैं, सिमिलरली इधर भी ले सकते हैं, बात सेम है। ठीक है, और इक्वेटोरियल कौन सा पोजीशन था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन था। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल पे दो पोजीशन पे हम लोग निकालना सीख गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। पहला पोजीशन एक्सियल पे आप कहीं भी मुझे पॉइंट दे दो, मैं बता दूंगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। आप पी पॉइंट को यहाँ मानो या कहीं पे भी मानो, एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे भी आप मानो, तो मैं फॉर्मूला मेरे पास है एक्सियल पोजीशन का, उस फॉर्मूला में एक्स का वैल्यू पुट करके मैं आंसर ला सकता हूँ। ठीक है, इवन यहाँ लाओ। ठीक है, कुछ भी। नेक्स्ट, आप अगर पी पॉइंट को किसी भी अगर उस पी पॉइंट को आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं पे भी एज्यूम करो, यहाँ एज्यूम करो, यहाँ एज्यूम करो या यहाँ एज्यूम करो, आप कहीं पे भी एज्यूम करो, यहाँ यहाँ या यहाँ, तो मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। हम लोग सीखे कल, हम लोग सभी को यही चीज सीखे कि एक्सियल पोजीशन पे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू। ठीक है, आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पोजीशन पे ई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास तो अभी तक कंडीशन बाउंड है कि इस लाइन में अगर हम लोगों को पॉइंट दिया है तब हम लोग निकाल सकते हैं, और इस लाइन में अगर दिया हुआ है तब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी अर्बिट्रेरी पॉइंट लिया गया, अगर पॉइंट को यहाँ लिया गया, अरे ये बात समझिए, अगर पॉइंट को हम लोग कहाँ एज्यूम किए, अगर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से हम लोग एक्सियल पॉइंट पे ई का वैल्यू निकालना सीखे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ई का वैल्यू निकालना सीखे। लेकिन एनी पोजीशन, अगर ये दो पोजीशन को छोड़ करके अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या कहीं पे भी अगर पॉइंट दे दे, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट हमेशा हम लोगों को एक्सियल या इक्वेटोरियल पे ही देगा। एक्सियल पे देगा तो बहुत अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला है। इक्वेटोरियल पे देगा कोई पॉइंट, मान लो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे कर दिया, तब भी बहुत अच्छा है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन एनी पोजीशन अगर बोल दिए, कुछ इस तरह से बोले कि पॉइंट जो है वो पॉइंट इस जगह पे पी है, जो कि पी पॉइंट इस जगह पे है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ डायपोल से
मान लिया कि थीटा एंगल पे है। अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू कितना है, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये सोचिए। तो असल में इसके लिए हम लोगों को एक और डेरिवेशन चाहिए, राइट। इसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एक और डेरिवेशन चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन, मतलब किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एक डेरिवेशन चाहिए, राइट। जैसे कि हम लोग एक्सियल पे डेरिवेशन किए, इक्वेटोरियल पे डेरिवेशन किए, तो एक जनरल डेरिवेशन करना होगा जो एक एंगल थीटा पे हो और वो पॉइंट कहाँ हो, यहाँ पे हो, लाइक पी पॉइंट इस जगह पे हो। तो इस पी पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। और लकीली जब थीटा का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो हम लोगों को एक्सियल पोजीशन मिल जाएगा, राइट। ये जब थीटा है, ये थीटा जब 0 होगा तो ये एक्सियल पोजीशन मिल जाएगा, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन मिल जाएगा ना। जब ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो पॉइंट पी यहाँ पे लाई करेगा, मतलब ये इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो लकीली जो अब डेरिवेशन होने जा रहा है वो एक जनरल डेरिवेशन होगा। इसका मतलब कि उस इक्वेशन से या उस फॉर्मूला से हम लोगों को सारा का सारा आंसर पता चल सकता है, वेदर इट बी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला तो यही होना चाहिए, ये एक जनरल फार्मूला है जो किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करने में मदद करेगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये डेरिवेशन कैसे होगा, ये डेरिवेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ मैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इतना आसान डेरिवेशन नहीं है। जैसे कि ये डेरिवेशन हम लोग किए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, ठीक है। लेकिन किसी भी एंगल थीटा पे अगर दिया रहा है, अगर किसी एंगल थीटा पे पॉइंट पी दिया रहा है, ये थीटा एंगल पे, तो हम लोगों को इस पॉइंट पी पे ई का वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। इसे अच्छे से समझना होगा, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए बहुत ही ध्यान से ये चीज़ सुने कि किसी भी पॉइंट एनी पोजीशन पी पे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी तक आ ही रहे हैं, क्लास में भी लेट करते थे और अभी ऑनलाइन क्लास में भी लेट कर रहे हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, सी अगर मैं एकदम ट्रेडिशनल मेथड पे जाऊं, ठीक है, तो बहुत बड़ा लेंदी, बहुत बड़ा डेरिवेशन होने वाला है और बहुत ही लेंदी डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टेक्निक यूज करता हूँ ताकि डेरिवेशन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। पहले मैं ये सब बेसिक बता दे रहा हूँ ताकि डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेक्निक यूज करेंगे जिसमें आप लोगों को हेल्प करना होगा, ठीक है। अगर ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, अगर ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है, तो मिड पॉइंट से ये चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा, और मिड पॉइंट से ये चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा। अब तक हम लोग जानते हैं क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस क्या होता है, 12 होता है। अगर इससे थीटा एंगल पे हम लोगों को एक पॉइंट पी बता रहा है और इस पी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग टेक्निक क्या यूज करेंगे, हम लोग पी को कंसीडर करेंगे। आपको पता है स्मॉल पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, राइट। स्मॉल पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पी कहाँ है इस डायग्राम में, पी कहाँ है, आप किस तरह से लोकेट कर सकते हो पी को, कोई बता पाएगा, पी को किस तरह से आप लोकेट कर सकते हो। वो कैपिटल पी तो पॉइंट का नाम है, पी क्यू आर एस जो भी हो सकता है। ये स्मॉल पी कहाँ पे है, ये स्मॉल पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहाँ पे है, वो असल में है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेरे ख्याल से ये कहाँ पे है, एक सेकेंड,
ये कहाँ पे है, ये p का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है स्मॉल p, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना। ये वाला p तो क्या है, पॉइंट का नाम है, आप q पॉइंट भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट q, ठीक है। ये स्मॉल p के बारे में बात हो रहा है, स्मॉल p क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन ये है ना। अगर ये p है तो क्या हम लोग इस p को ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ध्यान दे दीजिए, क्या इस p को ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा और एक थीटा के बगैर वाला, तो ये साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, p cos थीटा, राइट, याद आ रहा है, p तो एक वेक्टर है, एक वेक्टर को कंपोनेंट ले ही सकते हैं, तो ये क्या होगा p cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा p sin थीटा, इजी, ठीक है। हम लोग डेरिवेशन को बहुत इजी वे में समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए ये टेक्निक आप लोगों को जानना है कि p को ही हम लोग क्या कर देंगे, कंपोनेंट में चेंज कर देंगे। तो अब क्योंकि ये कंपोनेंट लिख दिया, इस p का जरूरत नहीं है, ये p तो दो हिस्सों में बट गया, एक p cos थीटा है, एक p sin थीटा। अब ये नहीं बोलेंगे p है, ये डायपोल के लिए p हम लोग नहीं जानते, हम लोगों को ये पता है कि एक ये है p cos थीटा जिसका डायरेक्शन ये है, और दूसरा ये p sin थीटा है जिसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, ये देखते हैं, ठीक है। ये p के लिए ध्यान से देखिए, पॉइंट p, इस p cos थीटा के लिए क्या एक्सियल पोजीशन बना। अब ये डायपोल को भूल जाइए, जो इस तरह से डायपोल बना हुआ है ऐसे स्ट्रेट, इसे भूल जाइए, क्योंकि मेन डायपोल का एक्सिस जो है, उस एक्सिस पे ही क्या होता है, डायपोल मोमेंट पास करता है, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन उस डायपोल मोमेंट को कंसिडर कर ही नहीं रहा है, उस डायपोल मोमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, उस डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए। अब क्या डायपोल मोमेंट का ये कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन है, हाँ या ना। और ये कंपोनेंट जो है, ध्यान से देखिए, ये कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में क्या ये 90 डिग्री बना रहा है पॉइंट पी, क्या ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, हाँ। तो ऑलरेडी हम लोगों को ये पता है कि E1 का वैल्यू कितना है और E2 का वैल्यू कितना है। अब एक बार चलते हैं हम लोग अपना स्लाइड में चलते हैं, ताकि हम लोगों को समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक, डायग्राम को अच्छे से देखिए, ठीक। तो हेडिंग क्या है दोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पी पे, ठीक है। तो जैसे कि नोट्स में मैंने पॉइंट का नाम पी नहीं लिया है, पॉइंट का नाम क्या लिया, एम लिया है, सिंप्लिसिटी पे, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, पॉइंट पी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए पॉइंट एम नाम दे दिया, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था, पी का डायरेक्शन क्या है, पी का डायरेक्शन है ये, राइट, पी का डायरेक्शन ये है। अब पी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पी से मेरा काम बनने वाला नहीं है, काफी लेंदी हो जाए, इसलिए मैं पी को पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में तोड़ लिया हूँ। और कंपोनेंट में डिवाइड करना बहुत ही इजी है, क्लास 11 में हम लोग सीखे थे। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, वो पी कॉस थीटा है, ठीक है। और जो थीटा के बगैर है वो पी साइन थीटा है। अब क्योंकि ये कंपोनेंट में हम लोग तोड़ लिए, क्या ये पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में पॉइंट एम एक्सियल पोजीशन है, राइट। और एक्सियल पोजीशन के लिए आप लोगों को ई का वैल्यू पता है ना, क्या होता है, के इंटू 2p डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब होता है, तो ये इसका क्यूब। लेकिन अब ध्यान दीजिए, वहां पे डायपोल मोमेंट क्या था, पी था, राइट, एक्सियल के लिए डायपोल मोमेंट क्या था, पी था। और इस पर्टिकुलर केस में पॉइंट एम जो है, पॉइंट एम, एम किसके रिस्पेक्ट में है, लाइक डायपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा है, यहाँ पे ही पी ना लेके पी कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। पहले मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग जान ही रहे हो कि बोर्ड में जिस तरह से इतना इजीली मैं समझा पाता, स्क्रीन में थोड़ा सा मुश्किल होगा, हर चीज़ लिखना उतना क्लियरिटी से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने तरफ से मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना मतलब बेस्ट कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। तो जैसे कि ये पी कॉस थीटा इधर जा रहा है, मैं इसे एक स्ट्रेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको पहले से पता रहे कि डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है और ये पॉइंट एम है, और इस पॉइंट एम, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, एम है,
तो ये पॉइंट एम में, ये पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये आप लोगों को पता करना होगा, राइट। लेकिन एक चीज अच्छा है कि पी कॉस थीटा और ये पॉइंट एम एक दूसरे के साथ एक्सियल पोजीशन पे, राइट, एक्सियल पोजीशन। और क्योंकि हम लोगों को पता है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इसलिए हम लोगों को फिर से डिराइव करने का जरूरत नहीं है, सिंपली लिख देंगे के 2p अपॉन एक्स क्यूब, ओके। और बस p का जगह में p cos थीटा, क्योंकि डायपोल मोमेंट p cos थीटा है, ठीक है। अगेन अब ये p sin थीटा का डायरेक्शन किधर है, इधर है। और ये पॉइंट m देखिए कैसे है, इस तरह से है। तो ये पॉइंट m p sin थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट, अच्छा है, आपको ये भी याद होना होगा कि पी साइन थीटा का डायरेक्शन इधर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डायपोल Excuse me, sir. मोमेंट का डायरेक्शन होता था, यस, सर वो एक्सियल पोजीशन वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सी, ये पी कॉस थीटा में तोड़ लिया पी को, और पी साइन थीटा में तोड़ लिया, ठीक है। तो पॉइंट एम को मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। पी कॉस थीटा अगर इधर है, पी कॉस थीटा अगर इधर है, तो पॉइंट एम ये है एक्सियल पोजीशन। और पी कॉस थीटा अगर ऐसे है, सॉरी पी साइन थीटा अगर ऐसे है, तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट एम ऐसे है। ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, पॉइंट एम ऐसे है। तो ऑब्वियसली ये वाला डेरिवेशन आप किए हो और ये वाला डेरिवेशन आप किए हो, तो दोनों ही केस में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता है, आप क्या करोगे, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। एक बार देखते हैं कहाँ तक आपको समझ में आता है, ये चेक करते हैं, उसके बाद फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन को अगर ध्यान से देखो, हम लोग एनी पोजीशन पे निकालने का कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो पॉइंट एम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का, ठीक है। पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए पी को जो हम लोग दो कंपोनेंट में लिए है, तो पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में ये एक्सियल पोजीशन है, तो ई एक्सिस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के इंटू 2p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होता था, लेकिन p का जगह में क्या हो जाएगा, p cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगेन इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब होता था, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा p साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ये दो चीज। अब तक मैंने यही कहा, पॉइंट m क्या है, इस डायपोल मोमेंट के लिए एक्सियल है और इस डायपोल मोमेंट के लिए इक्वेटोरियल है। सिंपली एक डायपोल मोमेंट को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, ताकि एनी पोजीशन कहीं ना कहीं हम लोग का जो नोन क्वांटिटी है उसके बीच पड़ जाए, और जो चीज हम लोगों को पता है वो चीज को यूज करके हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़े, फिर से अलग से डिराइव नहीं करना पड़े, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं जाना पड़े। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डायपोल मोमेंट को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ के चेक किया, एक एक्सियल के कारण आ रहा था और एक इक्वेटोरियल के कारण आ रहा था, दोनों के लिए मैंने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको यूज करना होगा, एक नॉलेज आपको यूज करना होगा, वो क्या है, सबसे पहला कि जहाँ पे हम लोग डायपोल पढ़े थे, ठीक है, डायपोल में हम लोग देखे थे कि ये अगर नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, तो पी का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पी का डायरेक्शन था, तो ई का भी डायरेक्शन सेम था, राइट, याद आ रहा है। यहाँ पे ये E1 था और ये E2 था, और E2 का वैल्यू क्या था, ज्यादा था, इसलिए ई नेट का वैल्यू क्या था, ई नेट का वैल्यू पी के, ई नेट का डायरेक्शन जो था वो पी के डायरेक्शन के एनालॉगस था, मतलब जिधर पी का डायरेक्शन है उधर ही ई का डायरेक्शन है, याद आया। तो एक्सियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा। तो इस केस को ध्यान से देखिए, एम पोजीशन जो है इस डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है, तो इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये, तो इसके कारण एम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, राइट, सेम सेम होता है, ये चीज पता है। नेक्स्ट,
जब इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग पढ़े थे, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग एक पॉइंट लिए थे पी, यहाँ पे एम लिए तो एम ही एज्यूम करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाए थे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा था, राइट? याद आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? ये था। तो कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे, न्यूमेरिकल में भी हम लोग ये चीज को डिस्कस किए थे कि पी का डायरेक्शन क्या था। ये पी का डायरेक्शन था, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में पी का डायरेक्शन के अपोजिट में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन था। ये याद आ रहा है? तो वही चीज को यहाँ पे यूज करना है। ये पी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, तो इस पी साइन थीटा के कारण एम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब अगर पी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है तो इसका अपोजिट ये बनेगा। दिखाई दे रहा है? अब हम लोगों को एक वेक्टर ये मिला और दूसरा वेक्टर ये मिला, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? वेक्टर सम से, राइट? वेक्टर का रिजल्टेंट से। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ना। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है था, ए और बी जब दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट क्या होता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब? जब ए और बी के बीच का एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि प्लस 2ab cos 90 आएगा। cos 90 क्या होता है? 0, राइट? तो हम लोगों को ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, दैट इज ई एक्सियल पता है और ई इक्वेटोरियल पता है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो लिखे है, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ सकता है कॉस थीटा कहाँ से आया, साइन थीटा कहाँ से आया। क्योंकि पी तो नहीं है, एक्सियल के केस में पी कॉस थीटा है और इक्वेटोरियल के केस में पी साइन थीटा था, ठीक है? और एक्सियल में ये 2 आता था और इक्वेटोरियल में यहाँ कोई 2 नहीं है, ठीक है? सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है, जस्ट साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म है समझ में? अब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने जैसे कहा, दो वेक्टर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ठीक है? दोनों वैल्यूज को पुट किए और ये हम लोगों का फाइनल वैल्यू आया। तो फाइनल वैल्यू क्या आया? ये। अब ये करेक्ट वैल्यू है या नहीं ये चेक करना होगा, ठीक है? ये करेक्ट वैल्यू है या नहीं, एनी पोजीशन पे ये करेक्ट वैल्यू है या नहीं, ये चेक करना होगा। तो ये चेक कैसे कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये वैल्यू कैसे आ रहा है? अगर कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो सी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा दोनों से, इसका स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के ये बाहर आ गया। ये 2 तो नहीं, p/x³ यहाँ पे भी p/x³ का होल स्क्वायर क्या होगा? ये भी कॉमन होगा, तो क्योंकि इसका स्क्वायर है ये भी रूट के बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, राइट? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस और प्लस यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। और ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कितना होता है? ये होता है, अगर दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। याद आ रहा है? ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, अगर 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट ये होता था, ठीक है? तो दोनों का वैल्यू पुट किए और कैलकुलेट किए, यहाँ पे जस्टिफाई किए ये चीज को कि जब थीटा का वैल्यू, थीटा क्या है? 2 4 से ऐसे एंगल थीटा है, राइट? ये थीटा का वैल्यू मान लिया कि ये पॉइंट, ये ये थीटा है। जब थीटा का वैल्यू 0 आप पुट करोगे तो ये लाइन कहाँ आ जाएगा? कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगा, ये पॉइंट एम यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट एम पी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा। तो एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है वही हम लोगों को मिलना चाहिए, राइट? तो जब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम लोगों को एक्सियल पोजीशन का एक्चुअल फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है।
1 इंटू 3 3, और 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो बच जाएगा कितना 2p अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ गया, यही हम लोग पढ़े थे एक्सियल के लिए, ठीक है। और इक्वेटोरियल के लिए क्या पढ़े थे, अब इक्वेटोरियल होगा कब, जब ये थीटा कितना एंगल हो जाए 90 डिग्री हो जाए, राइट। जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये पॉइंट एम कैसा पॉइंट बन जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन ओरिजिनल डायपोल के पी के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो पी अपॉन इतना। और यही इक्वेटोरियल के लिए अब हम लोगों को पता है फॉर्मूला है, तो ये जस्टिफाई हुआ कि ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। यस, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, ठीक है। एग्जैक्टली, एक बार और समझा दीजिए जरा ये। ओके, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, ये दो चीज बाहर कैसे आया समझ में आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, सब तो बाहर निकल चुका है एक्सेप्ट साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कब सीखे थे, मे भी क्लास 1 में सीखे होगे या यूकेजी जो भी हो। तो 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा को साइड में रखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 प्लस 3 कॉस 1 होता है सर 1। तो यही तो आया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर आपके पास अगर पेन पेपर है आप खुद से एक बार करके देखो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 को 3 प्लस 1 लिखो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद दोनों ब्रैकेट खोलो, उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करो, देखो यही आता है कि नहीं, आप बताओगे, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कितना एंगल पे है ये तो मुझे नहीं पता, राइट। ये एक वेक्टर मिला हम लोगों को, दो वेक्टर हम लोगों के पास है असल में, एक वेक्टर ये है इक्वेटोरियल और ये क्या है एक्सियल, ये दोनों का हम लोगों को वैल्यू भी पता है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ये तो डिपेंड करता है इन दोनों वेक्टर पे, राइट, इस वेक्टर पे और इस वेक्टर पे, ये एक्सियल पे और ये इक्वेटोरियल पे। अगर दोनों ही इक्वल हो तो ये तो एकदम अल्फा का वैल्यू कितना हो जाए 45, अगर मैथ्स में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो या क्लास 10 में भी अगर अच्छे से पढ़े होगे तो अल्फा का वैल्यू 45 हो जाए अगर दोनों इक्वल। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि ये कितना हो इक्वल हो, ठीक है, इसलिए इसे अल्फा माने हैं। अब अगर ये अल्फा है तो ये चीज ये ट्राइंगल में बनाना चाहूंगा, ठीक है। ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है और ये क्या है एक्सियल है, तो हम लोग tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं ना, एग्जैक्टली। तो हम लोग को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ना ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल, और ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल लेंगे तो हम लोगों के पास तो वैल्यू है ना, लाइक ये जगह पे अगर आप देखो हम लोगों के पास दोनों वैल्यू है। ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, अगर यहाँ पे देख पाओ ई परपेंडिकुलर और ई एक्सियल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को एक रिलेशन मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अल्फा अगर कोई पूछ ले कि अल्फा है क्या, तो अगर ध्यान से देखो तो अल्फा क्या है, ये जो एक्स लिए थे आप, जो पॉइंट लिए है एम, वो कितना डिस्टेंस पे है मिड पॉइंट से, एक्स डिस्टेंस पे,
तो इसका पॉइंट पी का डायरेक्शन और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? अल्फा है। एक बार फिर से डायग्राम दिखाना चाहेंगे हम। अल्फा है क्या? अल्फा क्या है? पॉइंट एम। पॉइंट एम जो है, ये पॉइंट एम का जो डायरेक्शन है मिड पॉइंट से, पॉइंट एम को अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़े जिसका डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स का जो डायरेक्शन है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, उसके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। शायद हम लिखे भी है अल्फा है क्या, यस यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इज द एंगल बिटवीन ई नेट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक और पॉइंट लिखे है जो कि ये पॉइंट आप लोगों का बोर्ड में यूज नहीं होने वाला है, थोड़ा सा जो अगर मैथ में आप एक्सपर्ट हो तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल अगर क्या है? थीटा है, और ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो इस एक्सिस से ये एंगल कितना है, तो आप इसको मिलाओगे, ये एंगल कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा होगा। तो अगर आप डिफाइन करना चाहो या बोर्ड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंगल पूछ रहा है आपका डाइपोल वाले एक्सिस से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना एंगल पे है, तो आपको बोलना होगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक, क्लियर है? तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन। अब इस पे सवाल कैसे आएंगे? पी का वैल्यू या तो दिया रहेगा या तो दोनों चार्ज दिया रहेगा। ठीक है, अगर चार्ज और बीच का लेंथ अगर दिया रहे, चार्ज और अगर बीच का लेंथ दिया रहे, तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा पी का वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि फॉर्मूला में पी का जरूरत है हम लोगों को, राइट। अब अगर बोल दे कि मिड पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे एक पॉइंट एम है या पी है या क्यू है, जो भी है, ठीक है, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? फिर जिन्हें जिन्हें भी ये अब तक समझ में नहीं आया कि ये कितना हुआ, मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ कैलकुलेट करके। ठीक है, यूट्यूब पे आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो पॉइंट एम पे अगर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है? ये E इक्वल टू 1/4πε0, या डायरेक्ट पुट कर सकते के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू आप क्या दोगे? जो भी एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो वहां से ई का वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ अकेला सिंगल ये फॉर्मूला याद रखते हो, ठीक है, तो इससे आपका एनी पोजीशन भी हो गया, एक्सियल पोजीशन भी हो गया, और इक्वेटोरियल पोजीशन भी हो गया। अगर आपको पता हो कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे पॉइंट जो है वो एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 लेने से वो इक्वेटोरियल पोजीशन बन जाएगा, और थीटा का वैल्यू 0 और 90 के अलावा कुछ भी हो तो वो एनी पोजीशन होगा। ठीक है, अगर इतना पता है तो क्लियर है। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका। तो अब तक हम लोग क्या सीखे? एक डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे, वो कैसे निकाल सकते हैं, वेदर इट बी इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और एनी पोजीशन। कहीं पे भी आप पॉइंट रहे, कहीं पे भी आप पॉइंट आपको दे दे, आप उस पोजीशन पे बस क्या क्या आपको चाहिए? अगर एक्सियल या इक्वेटोरियल दिया है तो आपको एंगल का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एनी पोजीशन दिया हुआ है, ये अगर दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन में जरूर से ये एंगल मेंशन रहेगा कि कितना है। तो अब आप किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एनी पोजीशन रहे तो आप दो चीज का मांग करोगे, पहला एक्स कितना है और दूसरा थीटा कितना है। ठीक है, अगर पी का वैल्यू दे रहा है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज पी का वैल्यू नहीं देगा, आपको एक स्टेप पीछे लेके चल जाएगा। वो क्यू का वैल्यू और बीच का डिस्टेंस का वैल्यू देगा, तो आपको वो एक स्टेप पार करना होगा, वहां से क्यू और पी का वैल्यू से आपको, सॉरी, क्यू और 2l का वैल्यू से आपको पी फाइंड आउट करना होगा, जो कि होगा क्यू इंटू 2l।
तो क्वेश्चन बहुत तरह का हो सकता है, देखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। व्हाट इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर हो तो क्या होगा। तो ये मान लिया कि ये है 90 डिग्री से ज्यादा, तो पॉइंट एम यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का वैल्यू अगर 120 डिग्री दिया हुआ है तो कॉस 120 यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे सारा का सारा फिजिक्स संभाल लेगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। थीटा का वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो, मान लिया 120 हो या 180 हो, सॉरी 120 हो या 140 हो या 190, कुछ भी हो, ठीक है। इवन टू तीसरा क्वाड्रेंट में आ जाए, ऐसे मान लिया कि पॉइंट यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो आपको एक चीज बस याद रखना है कि एंगल कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से। गुड क्वेश्चन। आप क्योंकि क्वेश्चन पूछ पा रहे हो इसलिए मे बी आपका और क्लियर होगा, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ रहे तो बस एक चीज ध्यान रहे, एंगल इस तरह से मेजर करना है। मान लिया कि ये 240 एंगल है, 240, बस यहाँ पे कॉस थीटा का जगह 240 पुट कीजिए, सारा का सारा संभाल कौन लेगा, फिजिक्स संभाल लेगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इसलिए तो थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला सब संभाल लेगा, बस आपको पुट अच्छे से करना है। अगर ये पॉइंट यहाँ है आप एंगल ये वाला लीजिए, अगर ये पॉइंट यहाँ है तो आप एंगल ये लीजिए, अगर ये पॉइंट यहाँ है तो एंगल आप ये लीजिए। एंगल कहाँ से मेजर करना है, अगर एक लाइन में बोले तो एंगल विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रहे। एंगल कहाँ से मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर इसे आप लोग मिड पॉइंट से ये एक्स और ये वाई अगर हो तो एंगल किसी भी पॉइंट का अगर मेजर करना यहाँ हो या यहाँ हो, ये पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव एक्स से मेजर करोगे ये या ये, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट को और अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस कॉन्सेप्ट हमेशा उनके माइंड में रहता है, ठीक है। क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो बाद में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म कर चुके हैं, टोटल यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था किसी भी पोजीशन पे, ठीक है। तो अब हम लोग को यस, सर ये आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है एल थीटा प्लस अल्फा, ये कौन सा एंगल। थीटा प्लस एल नहीं है, थीटा प्लस अल्फा थीटा है। प्लस, हाँ भाई थीटा प्लस अल्फा। ये कौन सा एंगल है, राइट, यहाँ डायग्राम में दिखा दे। ये जो ई नेट का वैल्यू है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, इसका डायरेक्शन ये है ना, ये डायरेक्शन कहाँ से लिया गया है, ये एक्स वाले एक्सिस से लिया गया है, ये अल्फा है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि डायपोल के एक्सिस से ई नेट कितना डिग्री पे है, तो आपको क्या पता करना होगा, आपको ये ऑलरेडी पता था थीटा है, राइट, और ये अल्फा है, तो आपको ई का वैल्यू कहाँ से पता करना है, लाइक ई नेट का डायरेक्शन कहाँ से पता करना है, डायपोल के एक्सिस से। तो आप क्या कहोगे, थीटा प्लस अल्फा, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड पॉइंट से ये पॉइंट एम क्या है, यहाँ पे है, जो कितना एंगल पे, 30 डिग्री का एंगल पे, ठीक है। और आपको आंसर मिला कि ये इस एक्सिस से कितना एंगल पे है, मान लिया कि 60 डिग्री पे, कुछ इस तरह से, एक सेकंड, कुछ इस तरह से, ये 60 डिग्री का एंगल पे। तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि कितना एंगल पे ये है, तो आपका ऑप्शन 60 होगा, 30 होगा, 90 होगा या 0 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए वो कहाँ से चाहिए, एक्स वाले एक्सिस से चाहिए, ये एक्सिस से चाहिए, ये एक्सिस से चाहिए, या डायपोल वाले एक्सिस से चाहिए। अगर ये एक्सिस से चाहिए तो आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। अगर डायपोल वाले एक्सिस से चाहिए तो आंसर कितना होगा, 60 प्लस 30, 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को जो पढ़ना है वो टॉर्क का टॉपिक पढ़ना है। अब ये टॉर्क का टॉपिक क्यों हम लोगों को पढ़ना जरूरी है,
व्हाइट बोर्ड मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है, किसी में अगर व्हाइट बोर्ड आ रहा है तो आप लोग ओपन कर सकते, कोई ओपन कर सकता है व्हाइट बोर्ड। शेयर में क्लिक कीजिए कोई भी, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा शेयर व्हाइट बोर्ड। किसी में दिखा रहा है शेयर व्हाइट बोर्ड? नहीं आ रहा है किसी में? नो सर। व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन ही नहीं है। ये स्क्रीन शेयर हो गया, नहीं है, ठीक है, रहने देते हैं। तो मुझे जो समझाना है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड Sir, if you इंटेंसिटी, want, I can share the whiteboard. या प्लीज। Take it. Can you see it? नो इट्स नॉट व्हाइट बोर्ड। It won't be whiteboard, but you can write on it. या प्लीज मेक इट फुल व्हाइट। It will not be possible. Just try to do it. ओके ओके, जी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पढ़ लिए। अब क्या है, अब एक नया चीज जानते हैं, ठीक है, कि अगर एक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तब क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। अब अगर जो मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो देखिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्या है, इक्वी स्पेस्ड है। दिखाई दे रहा है, पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर एक डायपोल को रख दिया जाए कुछ इस तरह से, ये नेगेटिव क्यू है और ये क्या है, पॉजिटिव क्यू है, ठीक है, ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए। अब क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को देखना है, इधर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, राइट? क्योंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर कहाँ से आता है, पॉजिटिव चार्ज से, तो कहीं ना कहीं सोर्स है पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पे मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को क्या कहेगा, ये मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना चाहेगा, राइट? और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये वाला पॉजिटिव चार्ज, डायपोल का पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, ये रिपेल होना चाहेगा। आ रहा है समझ में, आ रही है बात समझ में? अब ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट होगा वो फोर्स का वैल्यू क्या है, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। याद आ रहा है, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये Q इंटू ई होगा इधर, और इधर ये फोर्स भी कितना होगा, Q इंटू ई। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, राइट? अब देखिए मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो, तो नेट फोर्स अगर पूरा का पूरा इसे एक सिस्टम मान ले, तो इस सिस्टम पे, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, ये बता पाओगे आप लोग? नेट फोर्स कितना एक्ट होगा चैट बॉक्स में? 0। यस ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? अब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होने की वजह से ये डायपोल में मूवमेंट 0 होगा, क्या ये पॉसिबल है? नेट फोर्स 0 होने के कारण जो ये डायपोल में मूवमेंट 0 होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्या ये हम लोग कह सकते हैं? इसके लिए आप लोगों को मैकेनिक्स का एक बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक बॉडी है, अगर उस बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है,
तो क्या वो बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है एक थर्ड फैक्टर को, थर्ड फैक्टर पे। किसी को पता है वो थर्ड फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली इक्वल एंड ऑपोजिट है, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ दैट इज जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, नो डाउट। किसी भी कंडीशन पे इसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मूवमेंट होगा या नहीं होगा वो एक फोर्स के तीसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फोर्स का असल में 3 फैक्टर था, अगर आप लोगों को क्लास याद आ रहा होगा। फोर्स का पहला फैक्टर था, फोर्स को अच्छे से समझने के लिए 3 चीज चाहिए था। पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन एंड तीसरा वो चीज क्या था, अगर किसी को याद हो? इनर्शिया नहीं था ऑब्वियसली। अगर किसी को याद हो, अगर किसी को याद हो, नहीं काफी टाइम बीत चुका है मैकेनिक्स पढ़े, वेव में जाते के साथ आप लोगों का दिमाग ऑसिलेट कर गया, तो ऑब्वियसली मैकेनिक्स भूल गए। वो तीसरा फैक्टर था लाइन ऑफ एक्शन। एटलीस्ट याद आ रहा है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्शन क्या था? लाइन ऑफ एक्शन क्या था, याद आ रहा है? कि जिस Yes, पॉइंट पे फोर्स एक्ट होता है, उस पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दे तो वो लाइन ऑफ एक्शन होता था। तो ये बॉडी पे नेट फोर्स नो डाउट जीरो है, लेकिन मूवमेंट जीरो होने के लिए लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स का सेम होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यही है, तो ये बॉडी एकदम से मूव नहीं करेगा। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें सेम बॉडी है और सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्या अलग अलग है? तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता था, एक रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट होता था। मैंने कहा था मैकेनिक्स में एक Yes, sir. रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट होता था। जस्ट लाइक आप किसी भी बॉटल का कैप को जब ओपन करते हो, ठीक है, या क्लोज करते हो, किसी भी बॉटल का जब कैप को ओपन करते हो तो वहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो। नेट फोर्स कैप पे जीरो है, नो डाउट, कैप पे नेट फोर्स जीरो है, बट क्या वहां पे मोशन जीरो है? नहीं, कैप तो रोटेट करने लगता है। एज्यूम कर पा रहे हैं? नहीं, कैप वहां पे रोटेट करने लगता है। और वो रोटेट किस वजह से करता है? वो रोटेट करता है टॉर्क, नहीं, टॉर्क की वजह से रोटेट नहीं करता है, वो रोटेट करता है, यहाँ स्पेशल एक टर्म है टॉर्क। तो सिंपली टॉर्क की वजह से तो आपके घड़ का डोर रोटेट करता है, ठीक है, लेकिन एक बॉटल का कैप किस लिए रोटेट करता है? क्लास में मैंने कहा था वो रोटेट करता है कपल की वजह से। याद आ रहा है कपल क्या था? सी, डिफरेंस बस इतना है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स acting on different line of action will create a couple, will create a rotating couple, ठीक है। लेकिन टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सिंपली, टॉर्क तो सबसे बेसिक है, ये हिंज टाइप का ले लिए यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लगा दिए, तो ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ क्या होता है? फोर्स होता है। और ये क्या, आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क होता है। तो ये भी रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या है? सिंगल है। और जब डबल फोर्स हो और दोनों ऑपोजिट नेचर का हो, ठीक है, डबल फोर्स है और दोनों ऑपोजिट नेचर का हो, तो इसे कहते हैं कपल। आप लोग समझ सकते हो क्यों कपल कह रहे हैं? एग्जैक्टली। तो जो कह रहे थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए एक डायपोल को, तो एक फोर्स क्या लग रहा है इधर, Q इंटू ई, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है इधर, ये माइनस था ये प्लस था, Q इंटू ई। तो नेट फोर्स क्या है, होता है इस पे? नेट फोर्स इधर Q ई और इधर Q ई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा हमेशा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then the net force acting on the dipole is zero, but there will be a rotating effect because of couple। और कोई पूछे क्यों, क्यों ऐसा रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर होता है जबकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है? आपको कहना होगा बिकॉज देयर लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो ये हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक रोटेशन
क्रिएट होगा ड्यू टू कपल। तो हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना। तो टॉर्क कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है आर क्रॉस एफ, दैट इज टॉर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज हम लोगों को पता चला कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डायपोल को डालते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है लेकिन टॉर्क एक्ट होता है। अब वो टॉर्क कितना है ये हम लोग निकाल सकते हैं। अमन सर, कैन यू प्लीज क्लोज इट। Okay, sure. तो देखते हैं टॉर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यस, सी नेक्स्ट टॉपिक जो था हम लोगों का वो था टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वही सब हम लोग देखेंगे जो अभी डिस्कस किए, वही सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ध्यान दीजिए आप। ठीक, यहाँ पे क्यू ई प्लस में, क्योंकि ई का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे क्यू ई इधर, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई। अगर डायरेक्शन के साथ लिखे हैं तो इसे अगर प्लस लिखे हैं तो इसे माइनस लिखना होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तो क्यू ई प्लस ऑफ ये क्या है माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स क्या होगा 0। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे है नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन कर देगा और आप गलत कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर कर देगा कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखिए तो उसपे नेट फोर्स क्या होगा, 0, नॉन 0 या कुछ भी ऑप्शन। तो आप क्या कहोगे 0। क्यों, क्योंकि आप तो ध्यान नहीं दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म बोला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तभी यहाँ पे क्यू ई और यहाँ पे भी क्यू ई एक्ट हो रहा है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो यहाँ पे तो E1 होगा अलग एक वैल्यू और यहाँ पे E2 अलग एक वैल्यू होगा। तो इसका जो माइनस होगा QE1 माइनस QE2, ये 0 थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है। yes sir. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स एक डायपोल पे 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो 0 नहीं होगा। बहुत अच्छे से इसे दिमाग में फिट कर लीजिए। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क को यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, एक सिंपल वे में हम डिराइव करने के लिए बता रहे हैं किस तरह से सिंपल वे में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये जो डायपोल है ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये कितना एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। याद आ रहा है, आर परपेंडिकुलर। जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हम लोग लेंगे, ये 2L है, ठीक है, और ये ई का डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना। तो 2L को अगर थोड़ी देर के लिए वेक्टर मान ले तो ये 2L है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2L cos थीटा हो जाएगा, और ये जो मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, ये कितना हम लोगों को मिलेगा 2L sin थीटा, राइट। समझ में आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा 2L sin थीटा, और फोर्स क्या है Q इंटू ई है ना, हम लोगों को तो पता है फोर्स क्या है Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ। आर का वैल्यू हम लोगों को मिला 2L sin थीटा इंटू Q इंटू ई। अब देखिए Q इंटू 2L, इसका कुछ वैल्यू होता है क्या, Q इंटू 2L का कुछ वैल्यू होता है, आप लोगों को पता है। P Q इंटू 2L क्या होता है, P डायपोल मोमेंट होता है, राइट। तो डायपोल मोमेंट होता है P, तो इसे लिख देंगे P। तो ये क्या हो जाएगा P, और E बचा हुआ है और साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या है PE साइन थीटा। ये एकदम बेसिक फॉर्म में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नोट्स अगर आप लोग अगर ध्यान से नोट्स देखो तो यहाँ पे जो ये डायपोल एक्चुअल में जिस पॉइंट के अबाउट में रोटेट करेगा वो पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा O,
उसके अबाउट में मैंने एल और एल मान करके निकाला है, एल साइन थीटा इधर होगा और एल साइन थीटा इधर होगा, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए टॉर्क को मैंने सिंपली ऐड कर दिया। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क इक्वल टू टाउ वन इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, फिर क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। और यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए कि दोनों ऐड ही होगा, माइनस नहीं होगा, हम लोग देख लिए डायरेक्शन। तो पहला वाला चार्ज भी क्लॉकवाइज है, दूसरा वाला चार्ज भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्योंकि क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर दी। ये क्या मिला हम लोगों को, क्या मिला, 2 QE इंटू एल साइन थीटा, ऐसा कुछ मिला। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को मिला पी साइन थीटा। अब क्योंकि हम लोगों को पता है ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, उसी तरह से पी साइन थीटा क्या होगा, पी क्रॉस ई। तो ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि पी ई साइन थीटा, हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। उसी तरह से पी ई साइन थीटा क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आप लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हो। मैक्सिमम क्या होगा, पी साइन थीटा में टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, पी साइन थीटा। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है, राइट। तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, पी इंटू ई। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। Zero. साइन थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो यहाँ पे मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अब इसी सब चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे कि असल में इसका मीनिंग क्या है। हम लोग समझे मैक्सिमम टॉर्क एक्ट हो रहा है, मिनिमम टॉर्क एक्ट हो रहा है, इवन टॉर्क एक्ट हो रहा है, राइट। ये सारा चीज समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि टॉर्क एक्ट जो हो रहा है इसका रीजन क्या है, क्यों एक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो वो हमेशा रोटेट करता है, और क्या हमेशा रोटेट कर जाता है, क्या हमेशा वो रोटेट करता रहेगा या एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सवाल तो बनता है, राइट, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख रहा है तो उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, और वो टॉर्क एक्ट होने के कारण वो डायपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। टॉर्क एक्ट होने के कारण डायपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या ये हमेशा रोटेट करते रहेगा या रुकेगा भी। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज डिस्कस होगा। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपने वहाँ पे टॉर्क नेट टॉर्क जो था वो पी ई साइन थीटा था, फिर वो नीचे एग्जैक्टली, पी क्रॉस ई कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा को ओके पी ओके क्रॉस ई लिख सकते हैं। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, किसी को और कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू।
मुशी सर आ रहे हैं, वेट कीजिए आप लोग। एक्चुअली आप लोग को एक बार पढ़ाने की फिर से दिक्कत गुड है। आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। वो देखे ही नहीं मैसेज, कोई बात नहीं। तो अब तक जितना समझे, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे। ए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, पेन पेपर आप लोगों के पास होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाल दिए है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऐसा दिख रहा है और एक सिंगल वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁵, इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछे कि नेट फोर्स कितना होगा, आप क्या बोलोगे? 0। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। फोर्स नहीं पूछ रहा है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल पूछ रहा है। तो टॉर्क कैसे फाइंड आउट करोगे? अब क्योंकि आप लोगों के पास फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू, आप लोगों के पास फॉर्मूला है राइट, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, राइट। लेकिन ये पी तो आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में तो पी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ई गिवन है राइट। क्वेश्चन में ई गिवन है और थीटा का वैल्यू यहाँ पे छोटा सा 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है। तो थीटा का वैल्यू 90 है, ई का वैल्यू 3 × 10⁵ है, ई का वैल्यू कितना है? अगर ये आपको पता चल जाए तो फिर काम हो जाएगा। कीजिए जल्दी से, आई होप आप लोगों के पास पेन पेपर है, जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए। ई का वैल्यू निकाल पाओगे आप लोग? डाउट है? सर 15 × 10⁵ आ रहा है जी। सही वैल्यू है। ऑफ पी कैसे निकालेंगे? पी तो डिस्टेंस दे रखा है और चार्ज दे रखे हैं। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा ही में करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही यूनिट दिया हुआ है। ओह हाँ। तो माइक्रोकूलम भी नहीं यूज करते और सेंटीमीटर भी यूज नहीं करना है, सब कुछ चेंज करना है, इतना भी आसान नहीं। अच्छा यूनिट चेंज करना रह गई, सॉरी। बाकी लोग कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको चार्ज दिखे और ये 2L का वैल्यू दिखे, सबसे पहला काम जो आपको करना है, P का वैल्यू निकालना है, Q × 2L। तो Q का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻, कोई बता पाएगा कितना? 10⁻⁻6 और 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 5/100 ले सकते, 100 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे, या सिंपली 5 × 10⁻² ले लो। 100 से डिवाइड करना मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करना। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। पी का वैल्यू आपको मिल गया, ई का वैल्यू आपको गिवन है और थीटा का वैल्यू भी आपको गिवन है 90 डिग्री। और फाइनली टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, कॉस थीटा यूज मत करना, कोई भी यूज ना करना। तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा आ गया। इजी था क्वेश्चन। सही था। ठीक है, सभी का बन गया? ट्राई कर रहे हैं यस सर हो गया। एक बार फिर से। पहले पी का वैल्यू फाइंड आउट करो, पी इक्वल टू Q × 2L। सिंपली 1 और 5 मल्टीप्लाई करके 5 आंसर नहीं लिखना है, 5 गलत हो जाएगा राइट, क्योंकि इसे एसआई यूनिट में लिखना है। तो 1 माइक्रोकूलम को भी एसआई में चेंज करो, कूलम में चेंज करो, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो सभी का टॉर्क का वैल्यू आ गया ना। खुद से चेक कर सकते हैं एक बार कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में चले। यस सर। तो सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन। An electric dipole is placed in a non-uniform electric field. The net force acting on the dipole is, बी। आपको बताना है 0 होगा या नॉन 0 होगा।
नेट Sir, फोर्स non-zero. एक्टिंग ऑन द डायपोल, नेट फोर्स डायपोल पे जीरो होता है या नॉन जीरो होता है, ये बताना है। Sir, कोई जीरो के non-zero. साथ जाना चाहेगा, स्क्रीन पे लिखना चाहेगा? नो सर। जीरो भी आंसर आ रहा है ना। जो लोग जीरो के साथ जाना चाहेंगे उन्हें बस एक चीज मैं ये रिमाइंड कराना चाहूंगा, क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी के साथ अटैच है। ऑल्सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो या नॉन जीरो, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो या नॉन जीरो, ये बताइए। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रखे तो क्या उस पर टॉर्क एक्ट होगा या नहीं होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। वैसे ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, जो लोग एम्स में इंटरेस्ट, अब तो एम्स का एग्जाम नहीं होता है ना, अब डायरेक्ट नीट का एग्जाम है। जब एम्स था तो ये क्वेश्चन एम्स में आया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, असल में एम्स में क्वेश्चन क्या था पता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रखेंगे तो चार ऑप्शन कुछ इस तरह से था कि ओनली फोर्स इज जीरो, ओनली टॉर्क इज जीरो, बोथ फोर्स एंड टॉर्क इज नॉन जीरो, बोथ फोर्स एंड टॉर्क इज जीरो। तो उसका आंसर क्या था, कोई बता पाएगा? सी। सी, बोथ फोर्स एंड टॉर्क इज नॉन जीरो, क्योंकि टॉर्क तो लगना ही है, राइट, टॉर्क तो लगेगा ही, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, रोटेटिंग इफेक्ट तो आएगा ही। लेकिन जो नेट फोर्स का बात था, नेट फोर्स तब जीरो होता था जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्यों ई हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, लेकिन अगर E1 हो E2 हो तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होगा, राइट। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज को, अगर मैं समझाना चाहूँ कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है, इनके बीच का फेज जो है वो अलग अलग है। मतलब यहाँ पे मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ ज्यादा डेंस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अब अगर ऐसे कंडीशन में, ध्यान से देखिए, ऐसे कंडीशन में एक डायपोल को रखा गया, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये तो रिपेल करेगा Q इंटू E1 से और ये अट्रैक्ट होगा Q इंटू E2 से। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, दिखाई दे रहा है ना, और इस पॉइंट का नॉन यूनिफॉर्म है और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा। अब क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि E1 और E2 का वैल्यू अलग अलग है, क्या हम लोग नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं? नहीं, राइट, नेट फोर्स कभी भी जीरो इस केस में नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा, E1 का वैल्यू ज्यादा होगा या E2 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी में जाना होगा। जो 12 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, वहां पे आपने क्या पढ़ा कि अगर डेंसिटी ज्यादा हो तब वहां पे E का वैल्यू ज्यादा होगा, लाइंस ऑफ फोर्स का अगर डेंसिटी ज्यादा हो तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा हो। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम माइंड में रखें और बोले कि E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा, ऑब्वियसली E2 ज्यादा होगा। तो ये क्लियर है ना, कुछ कुछ समझ में आया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कब फोर्स जीरो होगा, कब फोर्स नॉन जीरो होगा, कब टॉर्क जीरो होगा, क्या टॉर्क जीरो होगा, क्या कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, ठीक है, कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रखें तो क्या ये पॉसिबल है कि उस पर टॉर्क जीरो हो? ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यही बन गया। क्या एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने से उस डायपोल पे कभी भी टॉर्क जीरो होगा, ये हम लोगों को मिलेगा? ये आपको नो बताना, सर। कभी भी नहीं होगा नहीं ऐसा, सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। नहीं हो सकता ना। एक बार सभी का आंसर नो है ना, ठीक है, एक बार जस्टिफाई करें या आप लोगों के बात को अल्टीमेट मान के आगे बढ़े, जस्टिफाई Ultimate करें? आगे बढ़े। नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा बाकी बच्चों का, ठीक है।
एक बार देखते हैं टॉर्क इक्वल टू होता क्या है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अब अगर ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो ना हो तब कभी टॉर्क जीरो नहीं होगा, राइट। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट कर दो तो 1 आता है, और साइन थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो तो तब क्या है, जीरो। तब क्या आएगा, तब तो जीरो, टॉर्क जीरो होगा। अब अब क्या आंसर चेंज होता हुआ दिख रहा है आप लोगों का। मतलब टॉर्क जीरो हो सकता है, सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखने से उस पर टॉर्क जीरो होगा। वो कंडीशन ये है कि आप डायपोल को कुछ इस तरह से रखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। यस सर, यहाँ पे क्या पैरेलल। एग्जैक्टली हाँ। ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ई का बीच का एंगल, ई का डायरेक्शन ये है ना, पी का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब ये देखिए ई का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और पी का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ई और पी के बीच का एंगल 0 डिग्री। पी साइन थीटा में साइन जीरो क्या है, जीरो, साइन जीरो जीरो होने के कारण पी साइन थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स टॉर्क जीरो हो गया। अब टॉर्क जीरो हुआ, टॉर्क जीरो हुआ, इसको अच्छे से विजुअलाइज भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना, क्यों टॉर्क जीरो हुआ। टॉर्क क्यों जीरो हुआ ये जानने के लिए क्या हम लोग ये सवाल कर सकते हैं कि टॉर्क क्यों जीरो नहीं होता था। तो आंसर ये है कि सबसे पहले तो यही सीखा है कि टॉर्क जीरो इसलिए नहीं होता था क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या था, अलग अलग था। क्या इस पर्टिकुलर केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम हो चुका है, ये क्यू ई ये क्यू ई, क्या ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है। यस सर। एग्जैक्टली ये क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो, लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अपने लिए एक क्लैप, ठीक है, खुद के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आंसर, मैं चाहता हूँ इसका आंसर सभी को टाइप करें। सर बी होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़े और सभी को चैट बॉक्स में टाइप करे ताकि मैं देख पाऊँ कि कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं और कितने लोग बस यहाँ पे बस ऐसे यूट्यूब में जैसे वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं वैसे देखते हैं। तो सर क्वेश्चन ये क्या भी है, प्रीवियस ईयर है हुआ क्या? नहीं ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिखा। भाई भाई। ठीक। इतना भी इजी नहीं आता है ना। तो क्वेश्चन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो ऑब्वियसली आंसर कुछ कुछ इस तरह का, ये टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। पी का वैल्यू को चेंज नहीं करना है, ई का वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो थीटा का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये डायपोल को ऐसे रखे ऐसे रखे ऐसे रखे, किस ओरिएंटेशन पे रखना है डायपोल तो हम लोगों के पास है। मान लिया कि 2 चार्ज का अरेंजमेंट हम लोगों के पास है, वो अरेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स थीटा को चेंज कर सकते हैं। अगर थीटा को चेंज कर करके साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम बना दे तो टॉर्क का वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है मैक्सिमम, कब, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग चाहो अभी भी कुछ मिनट्स बाकी है, लाइक 7 मिनट रह गए, न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग जान ही रहे एक एक टॉपिक कितना लाइक टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप लोग अगर चाहो तो हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं इसी टॉपिक में, या अगर सही में कोई डाउट रह गया है तो वो पूछ सकते हैं। सबसे बेहतर वो होगा अगर किसी का डाउट रह गया है। देखिए अगर आप अपना डाउट पूछिएगा ना तो इससे सबको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा अदर रिसोर्सेज को सामने लाऊंगा, अदर नॉलेज को सामने रखूंगा, जिससे मे भी बहुत कोई को लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होगा तो हो सकता है सबका क्लियर हो जाए। तो अगर किसी को कुछ अच्छा सवाल माइंड में आ रहा है कि ये क्या है तो वो समझना चाहे तो समझ सकते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, यस सर मेरा एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या इसी टॉपिक से रिलेटेड है? नहीं, वो पहले के एक टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा बोलिए। उसमें क्वेश्चन ये है कि जस्ट अ सेकेंड। अच्छा तब तक आप देखिए, जब तक एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एंगल क्या था, थीटा था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है जो एक्स के अबाउट में अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अल्फा प्लस थीटा समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे ही सवाल करोगे ना, मैं तो एक बार समझा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे ही सवाल पूछोगे इसका मतलब इनडायरेक्टली मेरे सब कॉन्शियस माइंड में ये जाएगा कि बच्चे को ये तरीके से समझ में नहीं आया, तो मैं तरीका चेंज कर दूंगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एक्सिस के अलोंग में मुझे अल्फा पता है, और इस एक्सिस के अलोंग में ये डायरेक्शन क्या है, ये कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा। तो ऐसा हो ही सकता है कि नहीं आप लोगों को समझ में आया, जैसा कि एक स्टूडेंट ने पूछा है, तो मैं क्या कहूंगा कि क्या हम लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है समझाने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्या हम लोग इस लाइन के पैरेलल ये खींच सकते हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। थीटा ही होगा, राइट। अब अगर ये थीटा है तो इस लाइन के अलोंग में, इस लाइन के अलोंग में ये एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा, राइट। और ये क्योंकि इसके पैरेलल है, और फिजिक्स पैरेलल को सेम डायरेक्शन मानता है। वेक्टर चैप्टर में ही मैंने कहा था कि डायरेक्शन ये हो या इसके पैरेलल वाला डायरेक्शन हो, दोनों सेम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला लाइन कितना एंगल पे है, थीटा प्लस अल्फा। एक बार फिर से, ठीक, ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल मुझे पता है इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फा है। तो मुझे चाहिए इस लाइन के अबाउट में, इस लाइन के अबाउट में कितना होगा। तो ये जानने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन ले लिए, पैरेलल जैसे लिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इस लाइन के अबाउट में चाहिए तो इस लाइन के अबाउट में भी सेम ही होगा, तो ये कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। आई होप अब क्लियर है। ठीक है, थोड़ा मैथ्स का मुझे भी ज्ञान है, तो अगर क्वेश्चन है भी तो आप लोग पूछ सकते हो, लाइक ऐसा कुछ है जो मैथ्स से रिलेटेड है तो पूछ ही सकते हो। मतलब फिजिक्स तो मैथ्स का ही एप्लीकेशन है, राइट। तो ऑब्वियसली एक फिजिक्स का टीचर को मैथ्स अच्छे से पता होता ही है, तो इसलिए आप लोग ये सब में कंफ्यूज ना होइए। अगर कुछ भी सवाल है पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। यस। सर तो उस क्वेश्चन में ये है कि हम्म तीन चार्जेस हैं जिनका हम्म इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्यू मैग्नीट्यूड है। ओके, हम्म वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। हम्म इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं, हम्म तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, और साइड जो है वो ट्रायंगल की वो एल है, स्मॉल एल। एल है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, जिसका हम्म साइन जो है वो सेम है एज बाकी सारे चार्जेस के साइन भी सेम है। कैपिटल क्यू है लेकिन वो चार्ज वो रखा हुआ है सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल सेंट्रॉइड पे है वो। तो इस चार्ज पे फोर्स क्या लग रही है? इस चार्ज पे फोर्स क्या लग रही है, एग्जैक्टली तो ये सब सेम मैग्नीट्यूड का है, राइट। क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, राइट। यस यस यस। अब कुछ इस तरह से देखिए कि सेम मैग्नीट्यूड का क्यू है, तो फोर्स यहाँ पे तीन फोर्स लगेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीन वर्टिसेस पे तीन चार्जेस है, तो फोर्स क्या लगेगी, तीन लगेगी, राइट। मे बी जीरो होगा। और ये चीज को हम एक्सप्लेन करके बताना चाह रहे हैं। एक आंसर आ चुका है आपका, ये सवाल का एक आंसर हो चुका है, लेकिन एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए कि क्या ये क्यू और ये क्यू में फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, F1, ठीक है। क्या ये क्यू और ये क्यू में फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, रिपल्सिव नेचर का होगा ना, यस तो ये सर। क्या होगा, F2। और ये क्यू की वजह से फोर्स क्या होगा, F3, ठीक है। अब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस पे ना। तो Yes, क्या sir. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सेम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सेंट्रॉइड पे रखा गया है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये तीनों डिस्टेंस भी सेम है। और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, तीनों जगह पे कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू है। तो तीनों फोर्स क्या है,
सेम है, राइट। तीनों फोर्स क्या है, सेम है। तो हम लोगों को 3 फोर्स मिला इस कैपिटल क्यू पे, 3 फोर्स, एक ऐसे लग रहा है एफ, दूसरा ऐसे लग रहा है एफ, तीसरा ऐसे लग रहा है एफ, ठीक है। तो ये बीच का एंगल कितना होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं ना, ये होगा 360 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 120, सबका सब एंगल कितना होगा 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग कंपोनेंट अगर इसका तोड़ पाए, ठीक है, कंपोनेंट अगर तोड़ पाए, या सिंपली ये चीज देख लीजिए कि एक पॉइंट पे अगर 3 फोर्स 120 डिग्री का एंगल पे लगे तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि वो चार्ज कहीं भी मूव करने वाला नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है 0 है, ठीक है। इसका क्विक आंसर तो ये है, ठीक है। अब ये 0 आएगा कैसे, उसके लिए आपको वेक्टर्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर वेक्टर्स का नॉलेज है तो फोर्स ये एफ है और ये एफ है, और नीचे क्या है ये एफ है, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट कैसे पता करें, तो ये हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट तोड़ लेंगे, या सिंपली एक आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एफ है, ये एफ है और ये एफ है, ठीक है। ये एफ और ये एफ का रिजल्टेंट कितना होगा पता है, ये एफ और ये एफ का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120 डिग्री, इसके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो ये रिजल्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा पता है, लकीली एफ आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा एफ। तो क्योंकि ये एफ इधर है और इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे एफ है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में या फिर से बताए? नहीं सर आ गया। सर एक्चुअली ये था कि जो एक चार्ज है लाइक उस ट्रायंगल में ही एक चार्ज है टॉप वर्टेक्स पे, उससे वहां से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, लेट इट बी एडी। तो देखिए वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, जिस तरह से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन काफी लेंदी वे में, अब ये एक सवाल का एक सॉल्यूशन तो नहीं है, काफी सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन था मैं वो बताया, ठीक है। इवन वेक्टर सम का भी हम लोग, जैसे मैं एक बार ट्राई कर रहा था ये कंपोनेंट करके, लेकिन वो भी लेंदी हो जाता, तो इसलिए मैंने 2 वेक्टर का रिजल्टेंट लेके, अब ऐसा तो सॉल्यूशन वो बुक में दिखाएगा नहीं, राइट। तो जैसे मैंने बताया एक बार वैसा प्रैक्टिस कर लो, ठीक, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो चुका है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।